सबसे बड़े, सबसे शातिर ठग की। एक ऐसा आदमी जिसकी पूरी जिंदगी ही धोखेबाजी की, कह सकते हैं, एक मास्टर क्लास थी। अच्छा, एक सवाल है। क्या ताजमहल को बेचा जा सकता है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? मतलब नामुमकिन सा। लेकिन एक आदमी था जिसने ये कर दिखाया, और उसकी कहानी, यकीन मानिए, होश उड़ा देगी। जी हाँ, सही सुना। एक आदमी ने सिर्फ ताजमहल को बेचा ही नहीं, बल्कि एक बार नहीं, कई कई बार बेचा। और बात सिर्फ ताजमहल पर ही नहीं रुकी, उसकी सेल्स लिस्ट में तो देश के कई और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी शामिल थे। जरा ये लिस्ट देखिए। ताजमहल 3 बार बिका, लाल किला 2 बार। अरे हद तो तब हो गई जब उसने राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला। लेकिन सबसे सबसे कमाल की बात जानते क्या है? उसने संसद भवन को बेच दिया, और वो भी तब जब अंदर सेशन चल रहा था। सैकड़ों सांसद मौजूद थे। और ये सब कैसे करता था? बस एक सरकारी अफसर बन के। और शिकार होते थे भोले भाले विदेशी टूरिस्ट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये था कौन? चलिए जरा पीछे चलते हैं इसकी कहानी की शुरुआत में। इसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। जी, यही नाम था उस शख्स का जो आगे चलकर नटवरलाल के नाम से कुख्यात हुआ। और ठगी की दुनिया में उसकी एंट्री भी बड़े नाटकीय ढंग से हुई। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं हैरान करने वाली बात सामने आती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत का सबसे बड़ा ठग मिथिलेश श्रीवास्तव, दोनों एक ही मिट्टी के थे, बिहार के सिवान से। इतना ही नहीं, दोनों ने लॉ की पढ़ाई भी की थी। सोचिए, एक बना देश का गौरव और दूसरा सदी का सबसे बड़ा धोखेबाज। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहली ठगी बहुत बड़ी नहीं थी। उसने बस अपने एक पड़ोसी के बैंक ड्राफ्ट पे साइन देखे और फिर क्या था, प्रैक्टिस करके हूबहू वैसी ही नकल बना ली और उसी नकली साइन से खाते से निकाल लिए पूरे 1000 रुपए। खैर, चोरी तो पकड़ी गई, पिता से जबरदस्त पिटाई भी हुई और नतीजा, वो घर से भागकर सीधा कोलकाता पहुंच गया। और बस यहीं से एक महाठग के सफर का आगाज हुआ। कोलकाता की हवा उसे रास आ गई। वहां पहुंचकर उसने अपने इस हुनर को और तराशा। वो अब कोई छोटा मोटा जालसाज नहीं रहा। वो एक ऐसा शातिर कलाकार बन चुका था जिसकी धोखेबाजी के आगे बड़े बड़े ताले खुल जाते थे। तो उसके हथियार क्या क्या थे? सबसे पहले तो सिग्नेचर की ऐसी कॉपी करना कि असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन हो जाए। वो पलक झपकते ही बड़े बड़े अफसरों का रूप धर लेता था। कभी फाइनेंस मिनिस्टर का पीए तो कभी कोई और बड़ा बाबू। नकली बैंक ड्राफ्ट्स, बाउंस होने वाले चेक्स और पहचान छिपाने के लिए एक दो नहीं, पूरे 52 अलग अलग नाम। और इन सबके ऊपर जो चीज थी वो थी उसकी जुबान का जादू और जबरदस्त कॉन्फिडेंस। वैसे एक मजेदार बात यह है कि उसका ये नटवरलाल नाम भी उसे धोखे से ही मिला। हुआ ये कि उसने अपने एक गुजराती पार्टनर के साथ ठगी की, जिसका असली नाम नटवरलाल था। पुलिस ने गलती से केस मिथिलेश पर ही नटवरलाल के नाम से फाइल कर दिया। और बस, वो दिन था और आज का दिन है, मिथिलेश श्रीवास्तव हमेशा के लिए नटवरलाल बन गया। उसके आत्मविश्वास का अंदाजा इस बात से लगाइए। एक बार कोर्ट में जज साहब ने तंग आकर पूछ ही लिया कि भाई, तुम इतनी सफाई से सब कर कैसे लेते हो? तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? बोला, मैं तो बस लोगों से मांगता हूं और वो दे देते हैं। मतलब जवाब में भी वही ठसक, वही अंदाज। तो ठगी तो उसकी कला थी ही, लेकिन उसका एक और टैलेंट था जिसमें उसका कोई सानी नहीं था। और वो था जेल से फरार हो जाना। कहते हैं नटवरलाल को पकड़ना फिर भी शायद मुमकिन था, पर उसे जेल में बंद रखना नामुमकिन। उस पर 100 से भी ज्यादा केस थे और उनमें से सिर्फ 9 केस में ही उसे जो सजा मिली वो थी कुल 113 साल की। जरा सोचिए, 113 साल। लेकिन कमाल की बात यह है कि 113 साल की सजा पाने वाला ये शख्स अपनी पूरी जिंदगी में मुश्किल से 20 साल भी जेल में नहीं रहा। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भागने की कला में कितना बड़ा उस्ताद था। उसका सबसे मशहूर फिरारी का किस्सा तो 1996 का है। उम्र 84 साल। बीमार होने का ऐसा नाटक किया कि उसे व्हीलचेयर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। ट्रेन से दिल्ली ले जाया जा रहा था। साथ में 2 पुलिस वाले थे। स्टेशन पर उसने एक सिपाही से कहा कि जरा एक कप चाय पिला दो। सिपाही जैसे ही चाय लेने गया और वापस लौटा तो देखा कि व्हीलचेयर खाली थी, नटवरलाल गायब। वो 84 साल का बुजुर्ग जो खुद चल भी नहीं सकता था, पुलिस की आंखों के सामने से हवा हो गया। और देखिए, जैसी उसकी पूरी जिंदगी एक पहेली थी, वैसे ही उसकी मौत भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। एक ऐसी कहानी जिसका आखिरी चैप्टर आज तक कोई नहीं जानता।
लेकिन कहानी में एक और एंगल है। अपने गांव बंगरा में नटवर लाल की छवि एक मुजरिम की नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वहां के लोग तो उसे एक रॉबिन हुड मानते थे, एक ऐसा शख्स जो अमीरों को ठगता था और सारा पैसा गरीबों में बांट देता था। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार उसने पूरे गांव को दावत दी थी और हर गांव वाले को 100-100 रुपए भी दिए थे। और अब आते हैं उसकी जिंदगी की आखिरी और शायद सबसे बड़ी पहेली पर। 1996 में जब वो आखिरी बार भागा तो उसके भाई ने दावा किया कि वो मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 13 साल बाद 2009 में उसका वकील कोर्ट पहुंचता है और कहता है कि नटवरलाल की मौत तो 25 जुलाई 2009 को हुई है। तो सच क्या है? वो 2 बार कैसे मरा? या फिर ये भी उसकी कोई आखिरी चाल थी? लगता है जाते जाते वो अपनी मौत को भी धोखा दे गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि नटवरलाल को क्या कहा जाए, एक अपराधी या फिर अपनी कला का एक माहिर कलाकार, एक ऐसा इंसान जिसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल हमेशा कानून तोड़ने के लिए किया,